हेलो स्टूडेंट्स एंड हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज जो है हम लोग नीट का जो पेपर हुआ 7 मई 2023 को वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल जो है LCR सर्किट पे है। यहाँ आप देख रहे होंगे इंडक्टेंस L, सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस तीनों दिया गया है और कहा गया है कि यहाँ रेजोनेंस हो, है ना, उसके लिए फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो हमें पता है कि रेजोनेंस जो है तभी हो सकता है जब इंपीडेंस मिनिमम हो, और इंपीडेंस मिनिमम तभी हो सकता है जब XL यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस और XC दोनों की वैल्यू इक्वल हो। थ्योरी पार्ट में आपने इसको पढ़ा होगा। तो यहां से अगर हम वैल्यू रख दें, है ना, XL मतलब सेल्फ इंडक्टेंस का ओमेगा L और XC का वैल्यू क्या होता है 1/ओमेगा C। तो यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको ओमेगा आ जाएगा। चूंकि ओमेगा 2 पाई न्यू के इक्वल होता है, तो न्यू यानी फ्रीक्वेंसी, आपको अगर फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आप लगा लीजिए, है ना। न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ LC। तो चूंकि यहां L और C की वैल्यू दिया गया है, वैल्यू रखेंगे आपको आंसर आ जाएगा 1.59 हर्ट्ज, और यहां थर्ड जो है राइट ऑप्शन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, और यहां आप किरचॉफ लूप लॉ की मदद से बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। मतलब या देख के ही लग रहा होगा कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल चूंकि करंट का फ्लो होता है, तो 10 वोल्ट माइनस 5 वोल्ट यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 5 वोल्ट। और यहां पे तीनों रेजिस्टेंस जो है चूंकि सीरीज में है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया 10 ओम। तो आपको जो नेट करंट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस एंड टोटल जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया, मतलब 5/10 मतलब 0.5 एम्पियर। और फ्लो का जो डायरेक्शन होगा, हमें पता है कि हमेशा करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो होता है। इसका मतलब है A से B की ओर फ्लो होगा थ्रू E। तो यहां अगर हम देखें तो चारों ऑप्शन में राइट ऑप्शन क्या होगा 1, यानी कि राइट आंसर जो है 1 है। क्वेश्चन भी किरचॉफ लूप लॉ की मदद से बहुत आसानी से सॉल्व हो जाने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन ना हो। इसका मतलब है कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस उधर है उतना ही R यानी कि 2 वोल्ट होगा। अच्छा, अब करंट अगर निकालना हो तो चूंकि एक साइड जो है 10 जो है वोल्ट है और दूसरा कितना है 2, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है अक्रॉस 400 जो ओम रेजिस्टेंस है कितना हो गया 10 - 2 8। तो करंट जो फ्लो होगा वो कितना होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस मतलब 8/400 कितना हो जाएगा 1/50 एम्पियर। अच्छा, अब करंट चूंकि ये टोटली R से पास होने वाला है, तो अगर हम देखें तो I इज इक्वल टू 1 तो हो गया हमारे पास फॉर्मूला V/R, है ना, और V हमारे को कितना है 2, तो 2/R इज इक्वल टू करंट, और करंट हमें पहले पता चल गया है 1/50। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिल जाएगा क्या, रेजिस्टेंस कितना आ रहा है 2 × 50 यानी कि 100 ओम। तो यहां थर्ड जो है राइट आंसर। ये क्वेश्चन KTG से लिया गया है, और हमें पता है कि रूट मीन स्क्वायर जो स्पीड होती है उसका जो टेम्परेचर से रिलेशन है वो क्या है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ T। अब चूंकि क्वेश्चंस में यहाँ पे -50 डिग्री टेम्परेचर गैस का दिया गया है, और कहा गया है कि अगर हमें 3 टाइम्स VRMS को इंक्रीज कर दें, है ना, तो जो न्यू टेम्परेचर है वो क्या होगा। तो ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन हो गया, है ना। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चूंकि स्क्वायर रूट ऑफ T होता है, तो V1/V2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ T1/T2। अच्छा, यहां गलती क्या करते हैं, 3 टाइम्स यानी कि 3 ले लेते हैं। ये गलत नहीं करना है, क्योंकि 3 टाइम्स ऑलरेडी इंक्रीज हो गया। तो जो न्यू जो VRMS होगा वो क्या होगा, अगर हम इनिशियल अगर V मान लें तो जो न्यू होगा वो क्या होगा 3 टाइम्स इंक्रीज हो गया, और V तो पहले से था, तो 3V + V यानी कि 4V हो जाएगा। तो यहां पे आपको रेशियो मिल जाएगा V/4V इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ T1, और T1 आप केल्विन में कन्वर्ट कर ले, है ना, -50 को तो 273 हो जाएगा। तो यहां से इजिली आप कैलकुलेट कर लेंगे, और यहां राइट ऑप्शन जो है आपका 1 आ जाएगा। स्टेशनरी डायनेमिक्स से बहुत ही सिंपल ये सवाल लिया गया था, लेकिन थोड़ा इसमें जो है चूक हो गई NTA से। क्या किया कि उन्होंने माइनर मिस्टेक कह सकते हैं या प्रिंटिंग मिस्टेक कह सकते हैं कि यहां 4th राइट ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन तब जब वहां स्क्वायर रूट हो। एक्चुअली सवाल क्या था, आपको रेडियस ऑफ गायरेशन का रेशियो पूछा गया था, सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर का। और हमें पता है कि रेडियस ऑफ गायरेशन कुछ नहीं बल्कि स्क्वायर रूट ऑफ I मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय मास के इक्वल होता है। तो यहां कहानी ये थी कि M मास और R रेडियस इक्वल है, एक सॉलिड स्फीयर है एक हॉलो स्फीयर है, और हमें इन दोनों के रेडियस ऑफ गायरेशन का रेशियो निकालना है। तो हमें तो पता है कि सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है 2/5 mr²। उसी प्रकार से हॉलो स्फीयर का भी पता है क्या होता है 2/5
2/3 mr²। तो यहाँ अगर हम वैल्यूज रख दें, यानी कि K1 एक का रेडियस ऑफ गायरेशन सॉलिड का मान लें और हॉलो स्फीयर का K2, तो K1/K2 क्या हो जाएगा, तो यहाँ जो रेशियो आ रहा है आपका क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ, चूंकि 2 सॉलिड स्फीयर का क्या हो जाएगा, तो 2/5, तो 5 नीचे आ जाएगा, और हॉलो स्फीयर का क्या हो जाएगा 2/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 3/5 आंसर होना चाहिए था। तो इसका मतलब हुआ कि आपको यहाँ बोनस मार्क्स मिलने वाला है, तो खुश हो जाओ भाई। कैर्नोट इंजन से ये सवाल लिया गया और बहुत ही सिंपल सवाल है, क्योंकि आपको कैर्नोट इंजन की एफिशिएंसी दे दी गई है 50% और सोर्स का टेम्परेचर भी दे दिया गया है। कितना दिया गया है, 327 डिग्री सेंटीग्रेड, और आपको निकालना है सिंक का टेम्परेचर। तो फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा, है ना, ईटा एफिशिएंसी लेते थे इज इक्वल टू क्या लेते थे, फॉर्मूला क्या था, 1 - T सिंक अपॉन T सोर्स एंड ब्रैकेट क्लोज करके इंटू 100 से मल्टीप्लाई करते थे। तो यहाँ चूंकि ईटा 50% है तो यानी कि 50 हो गया, और उधर 100 है तो 50/100 यानी कि 1/2 हो जाएगा, और 1 - 1 क्या होगा, सिंक का टेम्परेचर तो निकालना है, और सोर्स का टेम्परेचर हमें केल्विन में, क्योंकि आपको याद होगा कि हम जब भी फॉर्मूले में टेम्परेचर की वैल्यू रखते थे तो वो केल्विन में कन्वर्ट करके रखते थे। तो यहां कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, सोर्स का टेम्परेचर 600 केल्विन। तो यहां से सॉल्व कर लेंगे, सिंक का टेम्परेचर आपको आ जाएगा, कितना आ रहा है, 300 केल्विन। अब चूंकि आंसर डिग्री सेंटीग्रेड में है तो हम डिग्री सेंटीग्रेड में इसको कन्वर्ट कर लेंगे, तो 273 से आप माइनस कर लें तो आपको कितना आ रहा है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब हुआ कि फोर्थ जो है यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। फॉर्मूला बेस्ड ऑन क्वेश्चन है, ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन से ये सवाल लिया गया है, और आपको यहाँ u दे दिया गया है, थीटा दे दिया गया, और मैक्सिमम हाइट पूछा गया है। तो ये तो बहुत ही लुची पुची वाले सवाल हो गए हैं कि नहीं। h का फॉर्मूला आपको याद ही होगा, मैक्सिमम हाइट का क्या था, u² इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो यहाँ u और थीटा सब दिया गया है, वैल्यूज रख दें, आपको 1000 मीटर आंसर आ जाएगा। तो बहुत सिंपल सा सवाल था ये। इलेक्ट्रिक डाइपोल से ये सवाल आया है, आपको याद होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये टॉपिक हम लोग पढ़े थे, जहां पे डाइपोल टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा था, और फॉर्मूला हम लोग डेवलप किए थे, टॉर्क इक्वल टू PE sin थीटा, है ना, P क्रॉस E। तो यहां पे P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का क्या फॉर्मूला था, Q इंटू लेंथ ऑफ द डाइपोल। तो यहां इस सवाल में आपको टॉर्क दे दिया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया गया है, लेंथ ऑफ डाइपोल दे दिया गया, थीटा भी दे दिया गया है, और आपको क्या निकालना है, Q। तो बहुत ही सिंपल लुची पुची वाले सवाल हो गए, है ना। आप टाउ इज इक्वल टू क्या रखेंगे, PE sin थीटा, और P की जगह क्या रखेंगे, Q इंटू L। तो यहाँ Q चार्ज छोड़ के सब कुछ दिया गया है, लेंथ ऑफ डाइपोल, टॉर्क, थीटा, है ना। तो सारी वैल्यूज रख दे और आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। ये सवाल स्टेटमेंट पे बेस्ड है, और यहाँ स्टेटमेंट 1 और 2 अगर ध्यान से पढ़े, पहला स्टेटमेंट तो क्लियर है कि हाँ भाई फोटो सेल जो होता है उसका काम क्या है, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करना इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी कि करंट के फॉर्म में। तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। दूसरा जो स्टेटमेंट है वो आपको याद होगा, सेमीकंडक्टर जब हम डिवाइस पढ़ रहे तो वहाँ हमने जीनर डायोड के बारे में पढ़ा था, और वहाँ हमने रिवर्स बाइस्ड कंडीशन में हमने देखा था कि जो रिवर्स वोल्टेज होता है वो ब्रेक डाउन वोल्टेज से ज़्यादा होता है। इसका मतलब एज ए स्टेबलाइजर हम उसको यूज कर सकते हैं। तो यहां पे स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट हो गया। तो स्टेटमेंट 1 और 2 चूंकि दोनों करेक्ट हैं, तो इसका मतलब हुआ कि फोर्थ यहां पे जो होगा राइट आंसर होगा। ये सवाल एरर एंड मेजरमेंट से आया है, और आपको याद होगा कि जब भी हम लोग मेजरमेंट करते हैं तो एरर आता है, और एरर जो है एक तो सिस्टमेटिक एरर होता है, बहुत तरह के पर्सनल एरर होते हैं, और एक रैंडम एरर होता है। रैंडम एरर का मतलब हुआ कि अनप्रडिक्टेबल है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ हम जो है वीडियोज़ बना रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, और टेम्परेचर्स का अचानक जो है वेरिएशंस हो जाए, तो इस तरह का जो वेरिएशंस होता है इसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, रैंडम एरर की कैटेगरी में रखते हैं। तो यहाँ जो है थर्ड जो होगा वो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन साउंड वेव से लिया गया है, और आपको याद होगा कि हम लोग ओपन ऑर्गन पाइप और क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए क्या निकाले थे, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज। और ओपन ऑर्गन पाइप का मतलब हुआ कि दोनों एंड ओपन हो, और क्लोज ऑर्गन पाइप का मतलब हुआ कि एक एंड क्लोज हो और एक ओपन हो। तो हमें याद है कि फॉर्मूला क्या था। पहले तो हम चूंकि क्वेश्चन में आपको रेशियो निकालना है, तो रेशियो किसका निकालना है, तो रेशियो ओपन अपॉन क्लोज का निकालना है। तो ओपन के लिए फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, तो V/2L हो जाएगा, और क्लोज के लिए क्या फॉर्मूला था, V/4L, है ना। तो यहाँ पे रेशियो जो है क्या हो जाएगा, चूंकि ओपन बाई क्लोज का निकालना है, तो ओपन के लिए हो गया V/2L, और नीचे क्या हो गया V/4, तो 4 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे, यानी कि 2:1। तो यहाँ पे 2:1 जो है राइट आंसर। इस क्वेश्चन में आपको मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज लूप आपको बताना है कि यहाँ पे क्या होगा। तो हमें पता है कि गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म के अकॉर्डिंग जो किसी भी क्लोज लूप में जो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, वो क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब है कि यहाँ फोर्थ जो है राइट आंसर होगा।
सवाल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से लिया गया है और आपको याद होगा काफ़ी फेमस इक्वेशन है आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन, जहां वर्क फंक्शन का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें आइंस्टाइन साहब ने ये बताया, एक्सप्लेन किया कि जब तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि लाइट की इंटेंसिटी एनर्जी जिसको हम फोटोन एनर्जी कहते हैं वो अगर वर्क फंक्शन से ज़्यादा होगा तभी इलेक्ट्रॉन सरफेस इजेक्ट होगा, अदरवाइज वो इजेक्ट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे जो है हम क्लियरली देख रहे हैं कि सीजियम ही अकेला है जिसका कि वर्क फंक्शन जो है कम है कंपेयर टू किससे, तो जो लाइट इंसिडेंट करवाया गया है मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी दे दी गई है 2.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा, सीजियम, यानी कि फोर्थ इज हियर राइट आंसर। आपको याद होगा जब हम लोग एक्सरे पढ़ रहे थे तो जब वी पोटेंशियल डिफरेंस जब हमने मेंटेन किया था और इलेक्ट्रॉन जब एक्सलरेट हुआ था तो वहाँ जो एक्सरे का मिनिमम वेवलेंथ का फॉर्मूला एक आया था, लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू क्या आया था, hc/e इंटू वी, जहाँ h प्लाइंग कांस्टेंट है, c जो है स्पीड ऑफ लाइट हो गया और v क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्लियरली यहाँ दिख रहा है कि जो रिलेशन होगा लैम्डा मिनिमम और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का होगा। इसका मतलब है कि यहाँ जो फर्स्ट है वो राइट ऑप्शन। ये सवाल जो है ट्रांसफार्मर से लिया गया है और आपको याद होगा जब हम लोग ट्रांसफार्मर पढ़ रहे थे तो दो कॉइल था, एक जो है आउटपुट कहा गया, एक को इनपुट है ना, यानी कि जो प्राइमरी कॉइल था वो इनपुट था और जो सेकेंडरी कॉइल था आउटपुट था। और हमें याद है कि आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए जो होना चाहिए आउटपुट पावर इनपुट पावर के इक्वल होना चाहिए। तो आउटपुट पावर मतलब जो हो गया सेकेंडरी का आपको दे दिया गया है ना, 60 दे दिया गया है और पावर जो होता है किसके इक्वल था, वोल्टेज इंटू करंट है ना। तो चूंकि हमें प्राइमरी का निकालना है तो प्राइमरी का वोल्टेज आपको 220 दिया है और करंट जो है वो निकालना ही है। तो आउटपुट पावर इक्वल टू इनपुट पावर इन केस ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पे आप यहाँ सॉल्व कर लेंगे, आपको करंट मिल जाएगा। ये क्वेश्चन क्रिटिकल एंगल से लिया गया है। आपको याद होगा क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट कि जब हम लाइट को डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जब पास करवा रहे थे तो लाइट क्या हो रहा था, एक पर्टिकुलर इंसिडेंट एंगल पे जो रिफ्रैक्टेड एंगल था 90 डिग्री और उससे ज़्यादा एंगल यानी क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा अगर हम इंसिडेंट एंगल करवाते थे तो TIR मतलब टोटल लाइट जो है सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाता था। तो यहाँ पे चूंकि आपको क्या है एक रिलेशन डेवलप करना है क्रिटिकल एंगल का किसके साथ, स्पीड के साथ। तो साइन थीटा सी चूंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, याद होगा आपको फॉर्मूला हम लोग लेके आए थे, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आया था, 1/μ। तो यहाँ पे म्यू जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और हमें पता है कि लाइट की स्पीड जो है डेंसर मीडियम में कम और रेयर मीडियम में ज़्यादा होती है, यानी कि म्यू का भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रोपोर्शनल क्या हो गया, स्पीड हो गया। तो सिंपली हम आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करते, फॉर्मूला डायरेक्ट आपको क्या हो गया, साइन थीटा सी इज इक्वल टू V2 यानी डेंसर मीडियम में स्पीड अपॉन V1 यानी कि रेयर मीडियम में। तो डेंसर मीडियम में कितना दिया है, 10x डिस्टेंस दिया गया है, टाइम आपको दे दिया गया है T2 और रेयर मीडियम में कितना दिया गया है, x डिस्टेंस और टाइम कितना दे दिया गया है T1। तो यहाँ सिंपली जो है आप रेशियो निकाल लेंगे और आपको यहाँ आंसर आ जाए। इस क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम एरर निकालना है और आपको याद होगा कि मैक्सिमम एरर का मतलब हुआ कि आपको परसेंटेज एरर निकालना है। ठीक है, आपको एक वायर दे दिया गया, उसका मास दे दिया गया है ना, उसका एरर भी दे दिया गया है, उसी तरह से रेडियस दे दिया गया, लेंथ दे दिया गया और आपको डेंसिटी का मैक्सिमम एरर चाहिए। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, डेंसिटी रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम, और वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर इंटू H या L जो भी आप ले लें, जहां H या L क्या हो गया, लेंथ ऑफ द वायर। अब चूंकि हमें दोनों तरफ क्या चाहिए, डिफ्रेंशिएट कर देंगे है ना, डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा रो बाई रो इज इक्वल टू, और अगर आप नहीं भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमने एक आपको ट्रिक बताया था कि क्या करना है कि सभी के एरर को हमें ऐड ऑन करना है, सभी के रिलेटिव एरर को हमें ऐड ऑन करना है, चाहे वो मल्टीपल में हो चाहे वो डिवीजन में हो। तो मास का क्या हो जाएगा, डेल्टा m/m हो जाएगा, प्लस उसी तरह से रेडियस का क्या हो जाएगा, तो रेडियस का चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर को हमने कहा था कि मल्टीप्लाई कर जाएंगे तो 2 इंटू डेल्टा r/r है ना, ये प्लस हो जाएगा। फिर आगे जो है L को भी हम क्या करेंगे, डेल्टा L/L। तो इस तरह से डेल्टा रो बाई रो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा m/m प्लस 2 इंटू डेल्टा r/r प्लस डेल्टा L/L। चूंकि आपको डेल्टा L डेल्टा R सारी वैल्यूज दिया गया है और चूंकि रिलेटिव चाहिए तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फाइनली इसको सॉल्व करेंगे, आपको इसका आंसर यानी कि परसेंटेज मतलब मैक्सिमम रिलेटिव एरर मिल जाए।
ये क्वेश्चन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से आया है और आपको याद होगा कि वेव ऑप्टिक्स में हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़े थे, इंटरफेरेंस की बातें हुई थी, फ्रिंज विड्थ की बातें हुई थी, है ना। तो यहाँ इस सवाल में आपको दो स्टेटमेंट दिया गया और पूछा गया कि इसमें कौन सही है या गलत है, या दोनों सही है दोनों गलत है, या कोई एक सही और कोई एक गलत है। तो स्टेटमेंट 1 यहाँ देख रहा है कि कहा गया है कि स्क्रीन का डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, कहाँ से, मोनोक्रोमेटिक सोर्स से। तो एक तरह से कैपिटल डी, चूंकि कैपिटल डी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोक्रोमेटिक सोर्स से स्क्रीन तक का डिस्टेंस। अच्छा, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या था, तो लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। लेकिन यहाँ चूंकि एंगुलर फ्रिंज विड्थ है ना, एंगुलर विड्थ, थीटा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, तो फ्रिंज विड्थ बीटा बाई डी कैपिटल डी। तो बीटा यानी कि फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला हो गया लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी अपॉन डी। तो डी कैपिटल डी कैंसिल हो गया, तो एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, जहां स्मॉल डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू कोहेरेंट सोर्सेज। अब चूंकि कैपिटल डी पे ये डिपेंड नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि स्क्रीन को आप कहीं पे ले जाएं, है ना, उसके एंगुलर विड्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो स्टेटमेंट 1 यहां करेक्ट हो गया। लेकिन स्टेटमेंट 2 देखिए, इसमें कहा गया है कि जो है आपने मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट को चेंज कर लिया, है ना। अब की जो नेक्स्ट जो नया आपने मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट लिया उसका वेवलेंथ ज्यादा है, तो उसका जो एंगुलर विड्थ होगा वो कह रहा है कि स्टेटमेंट में डिक्रीज हो जाएगा। ये तो भाई गलत बात है, क्योंकि यहां हम देख रहे हैं कि एंगुलर जो विड्थ है लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब वेवलेंथ बढ़ेगा तो एंगुलर विड्थ भी बढ़ना चाहिए, जबकि स्टेटमेंट 2 क्या कर रहा है कि घट जाना चाहिए। इसका मतलब है कि स्टेटमेंट 2 जो है रॉन्ग है। तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये सवाल रेडियो एक्टिविटी से आया है हाफ लाइफ टाइम पीरियड पे, और एक ऐसे सब्सटेंस का हाफ लाइफ टाइम पीरियड दे दिया गया है 20 मिनट्स, और कहा गया है कि अगर ये अपनी इनिशियल वैल्यू से 1/16 ड्रॉप करता है तो इसमें कितना टाइम लगेगा। तो फॉर्मूला तो हमारे पास है ना, एक्टिविटी का R अपॉन R0 इज इक्वल टू 1/2 T बाई कैपिटल T, जहां कैपिटल T क्या हो गया, हाफ लाइफ टाइम पीरियड। तो यहां R/R0 कितना दिया गया, 1/16, और यहां अगर 1/2 के फॉर्म इसको लिखे तो 1/16 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 की पावर 4। तो एक तरह से यहां फॉर्मूले में अगर वैल्यूज रख दे तो 1/2 की पावर 4 इज इक्वल टू 1/2 स्मॉल t अपॉन कैपिटल T, है ना। तो चूंकि बेस यहां पे इक्वल है तो पावर की इक्वल कर देंगे, तो यहां पे 4 इज इक्वल टू स्मॉल t अपॉन कैपिटल T हाफ लाइफ पीरियड 20 दिया है, तो 20 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 80। यानी कि 80 मिनट्स में जो सैंपल होगा उसका जो ड्रॉप होगा वो कितना हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा। वैसे डायरेक्ट भी अगर हम देखें तो 20 में हाफ हो रहा है, फिर 20 में क्या हो जाएगा, उसका भी हाफ हो जाएगा। तो इस तरह से 1/16 होने में कितना टाइम हो जाएगा, तो 4 टाइम्स हाफ लाइफ टाइम पीरियड का लगेगा, यानी कि 80 मिनट। तो आपको जैसे समझ में आ जाए, है ना, आंसर आना चाहिए, है ना, आपका रिजल्ट जो है वो आना चाहिए। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, 80 मिनट। बहुत ही आसान सवाल है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको निकालना है, और क्लियरली यहाँ फिगर में दिख रहा होगा कि दो कैपेसिटर जो है 3 माइक्रो और 3 माइक्रोफैराड वो क्या है, पैरेलल में है। तो पैरेलल में कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा। उसके बाद 6 और 3 जो है ये दोनों क्या हो गए, सीरीज में हो गए। तो 6 3 का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, 2 माइक्रोफैराड। इसका मतलब है कि यहाँ पे 4th जो होगा वो राइट आंसर होगा। ये सवाल जो है आपको कलर कोड से आया है और आपको याद होगा, है ना, बल्कि एक बहुत ही फेमस लाइन था इसको याद रखने का कलर कोड को, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैविंग वेरी गुड वाइफ। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 22,000 को अगर आप लिखें तो 2.2 इंटू 10 की पावर 4 यानी 4th बैंड में है। तो बी 2 हो गया, आर ओ यानी कि वो ऑरेंज हो गया। तो यहाँ 4th बैंड में ऑरेंज आ रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो है ऑरेंज जो है राइट आंसर होगा। इसका मतलब है कि सेकंड यहाँ राइट ऑप्शन है। इस क्वेश्चन में आपको एसी सोर्स को कनेक्ट किया गया है कैपेसिटर से, और कहा गया कि अगर ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी अगर डिक्रीज हो रही है तो करंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। तो हमें फॉर्मूला पता है कि जो करंट होगा आईसी वो किसके इक्वल होगा, आईडी यानी कि डिस्प्लेसमेंट करंट के, और इसका फॉर्मूला क्या था, तो पोटेंशियल जो होगा वैरी करेगा, है ना। तो V0 साइन ओमेगा टी अपॉन जो है यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लेंगे वो किसका लेंगे, कैपेसिटेंस का, यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC हो जाएगा। अच्छा, XC इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन ओमेगा C। तो ये ऊपर आ जाएगा, यानी कि ID जो वैल्यूज आ जाएगा IC का वो
किसके इक्वल हो जाएगा, तो ओमेगा इंटू सी इंटू वी नॉट इंटू साइन ओमेगा टी। अब चूंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है तो ओमेगा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे करंट, तो ओमेगा अगर इंक्रीज होगा यानी कि ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज होगा तो करंट भी इंक्रीज होगा। इसका मतलब हुआ कि ओमेगा चूंकि डिक्रीज कर रहा है तो ऑपरेटिंग जो करंट होगा वह भी डिक्रीज होगा, मतलब चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगा तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट भी डिक्रीज होगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ 2 जो है राइट आंसर है। किनेमेटिक्स का ये सवाल है और बहुत ही सिंपल सवाल है, क्योंकि आपको याद होगा एवरेज स्पीड जो है हम लोग 2 बार कैलकुलेट किए थे, एक हाफ ऑफ द डिस्टेंस के लिए और हाफ ऑफ द टाइम के लिए, है ना। तो हाफ ऑफ द डिस्टेंस यानी आधे डिस्टेंस तक अगर मान लीजिए v1 स्पीड से मूव करता है और आधे डिस्टेंस तक कोई भी व्यक्ति या कोई भी व्हीकल जो है वो v2 स्पीड से ट्रेवल करता है, तो वो क्या फॉर्मूला था, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू 2v1 इंटू v2 अपॉन v1 प्लस v2। और हाफ ऑफ द टाइम के लिए अगर v1 और v2 से मूव करता है यानी कि हाफ टाइम के लिए v1 से और रिमेनिंग हाफ टाइम v2 से, तो वहां पे एवरेज स्पीड क्या था, वो आ गया था v1 प्लस v2 बाई 2। और अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो डायरेक्ट जो है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम करके भी निकाल सकते हैं। पर फिलहाल यहाँ पे v1 v2 की वैल्यू आपको दे दी गई है, आप रख दें, यहाँ पे आपको राइट आंसर मिल जाएगा। ये सवाल जो है आपका सरफेस टेंशन से आया और आपको याद होगा कि एक बार बबल के लिए एनर्जी निकाले थे, एक बार ड्रॉप के लिए, है ना। चूंकि बबल का 2 सरफेस होता है तो उसकी एनर्जी जो है ड्रॉप से क्या होती है, डबल होती है। तो चूंकि यहाँ बबल है तो बबल के केस में एनर्जी का क्या फॉर्मूला था, 8 पाई आर स्क्वायर इंटू टी, है ना। और ड्रॉप का इसका आधा हो जाएगा, मतलब 4 पाई आर स्क्वायर टी, जहाँ टी क्या हो गया सरफेस टेंशन और आर क्या हो गया रेडियस। तो चूंकि यहाँ पर रेडियस और सरफेस टेंशन दोनों वैल्यूज दिया गया है, आप वैल्यू रख दें और आपको फाइनली जो है इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन फ्लूइड डायनेमिक्स से आया है और आपको याद होगा बेंचोमीटर हम लोग पढ़े थे और ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड ऑन था, तो ये बर्नौलीज थ्योरम पे बेस्ड ऑन था और बहुत डिटेल से बहुत अच्छे से हम लोग बर्नौलीज थ्योरम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे राइट आंसर इसका मतलब है कि क्या हो जाएगा 1 यानी कि बर्नौलीज थ्योरम। इस क्वेश्चन में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जो है बाल्मर सीरीज का लेमडा दे दिया गया है और पूछा गया है कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जो है ब्रैकेट सीरीज में क्या होगा, लेमडा के फॉर्म में आंसर देना है। तो हमें पता है कि जो बाल्मर सीरीज है उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कहाँ से होता है, इन्फिनिटी से सेकेंड सेल यानी कि n2 में होता है। तो फॉर्मूला हमारे पास है 1 बाई लेमडा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, जहाँ जेड एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का ऑब्वियस है 1 हो जाएगा, इन ब्रैकेट 1 अपॉन, है ना, n क्या हो जाएगा, तो n यहाँ पे 4 हो जाएगा और इन्फिनिटी 1 बाई इन्फिनिटी तो 0 ही हो गया, तो सॉरी यहाँ n2 हो जाएगा तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो 1 बाई लेमडा क्या हो गया 1 बाई 4 के इक्वल हो गया। तो क्वेश्चन 1 मान लेते हैं। और दूसरा जो है ब्रैकेट सीरीज में अगर हम चले तो n क्या होता है, ट्रांजिशन जो इलेक्ट्रॉन का होता है वो इन्फिनिटी से 4 सेल पे यानी कि n4 हो जाएगा। तो यहाँ 1 अपॉन लेमडा डैश मान लेते हैं इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर जेड, जेड तो 1 ही हो गया, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 1 अपॉन 4 स्क्वायर माइनस 1 बाई इन्फिनिटी 0 ही हो जाएगा, तो 1 बाई 16 हो गया। तो 1 बाई लेमडा डैश कितना हो गया 1 बाई 16 और 1 बाई लेमडा कितना हो गया 1 बाई 4। तो यहाँ दोनों को डिवाइड कर दे तो यहाँ लेमडा डैश आपको किसके इक्वल आ जाएगा 4 लेमडा के। इसका मतलब है कि यहाँ 1 जो है राइट आंसर है। ये सवाल पोटेंशियल एनर्जी से आया है और कहा गया कि एक स्प्रिंग है जिसको हम 2 सेंटीमीटर स्ट्रेच करते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी U है, U मतलब पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। अब अगर हम उसको 8 सेंटीमीटर तक स्ट्रेच करें तो उसके अंदर जो स्प्रिंग के पास जो एनर्जी स्टोर होगी वो कितना होगी। तो हमें पता है कि एनर्जी जो यहाँ स्टोर होता है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होता है और उसका फॉर्मूला क्या होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ के तो कॉन्स्टेंट हो गया तो हम कह सकते हैं U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर होगा। तो चूंकि x यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, यानी 4 टाइम्स हो गया। अच्छा नीचे अगर हम देखें तो 8 सेंटीमीटर जब स्ट्रेच करेंगे तो 8 का स्क्वायर, तो एक तरह से आप रेशियो निकाल लो U अपॉन U डैश का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और नीचे 8 का स्क्वायर 64, तो 4 बाई 64 कितना हो जाएगा 60, यानी कि 16 टाइम्स हो जाएगा। तो न्यू जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो पहले का कितना हो जाएगा 16 टाइम्स हो जाएगा। तो यही था इस सवाल का राइट आंसर। स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे इस सवाल का जवाब होगा क्योंकि हमें पता है कि एसी रिपल को यानी कि रेक्टिफायर के अंदर एसी रिपल को रिमूव करने के लिए हम या मिनिमाइज करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं कैपेसिटर का। तो इसका मतलब है यहाँ पे कैपेसिटर जो होगा वो राइट आंसर होगा। ये भी बहुत ही सिंपल फॉर्मूला बेस्ड ऑन क्वेश्चन है। इंडक्टर के अंदर एनर्जी पूछा गया है। हमें पता है कि इंडक्टर का एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हाफ एल आई स्क्वायर, जहाँ एल सेल्फ इंडक्टेंस हो गया, आई करंट हो गया, चूंकि एल आई दोनों की वैल्यूज दिया गया है। आप यहाँ वैल्यूज रख देंगे आपको आंसर मिल जाएगा कितना आ रहा है 8 माइक्रो जूल। इसका मतलब है कि थर्ड जो है यहाँ राइट आंसर हो।
यहाँ पे आपको दिया गया है E डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो, यानी कि किसी क्लोज सरफेस के अंदर टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो जीरो है। तो इसका क्या पर्पस है, तो अगर हम एक क्लोज सरफेस बनाएं तो यहाँ पे जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक साइड से एंटर हो रहा है दूसरे साइड से उतना ही बाहर निकल रहा है, तभी हम कहेंगे कि दोनों साइड का फ्लक्स अगर इक्वल है, यानी कि जितना एंटरिंग हो रहा है उतना ही बाहर निकल रहा है, मतलब नेट फ्लक्स क्या हो गया, जीरो हो गया। तो यहाँ जो सवाल पूछा जा रहा है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, तो हम कहेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर इन वन साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है आउटकमिंग, यानी बाहर निकल रहे हैं दूसरे साइड से। तो फोर्थ इज हियर। अच्छा सवाल है ये। यहाँ पे एक फुटबॉल प्लेयर जो है इनिशियली वो मूव कर रहा है टुवर्ड्स द साउथ और फिर जो है अपने पाथ को वो चेंज कर लेता है टुवर्ड्स ईस्ट। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि जो फोर्स का डायरेक्शन होगा किधर होगा। तो हमें पता है कि फोर्स जो होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना। तो यहाँ पे मास तो वही रहेगा, मोमेंटम मतलब चेंज इन वेलोसिटी होगा। तो वेलोसिटी का चेंज जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, सिंपल सी बात है। तो चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनली जो है वो किधर की ओर जा रहा है, ईस्टवर्ड। तो ईस्ट ही रह जाएगा माइनस इनिशियल, और इनिशियली वो किधर था, तो साउथवर्ड जा रहा था। तो माइनस अगर करेंगे तो साउथ का माइनस क्या हो जाएगा, माइनस मतलब क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन। तो इसका मतलब है कि वो किधर हो जाएगा, टुवर्ड्स द नॉर्थ। उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स द नॉर्थ। तो एक तरह से नॉर्थ और इधर ईस्ट, यानी कि ईस्ट नॉर्थ के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे यही इसका राइट आंसर है। इस क्वेश्चन में आपको लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस निकालना है। एक वायर है और उस पर एक लोड को हैंग कर दिया गया है, एक क्रॉस सेक्शन एरिया का वायर है। तो हमें पता है कि स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, तो फोर्स यानी कि फोर्स जो वेट लग रहा है W और पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया तो A ही हो जाएगा। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया यहाँ, स्ट्रेस इज इक्वल टू W/A। तो ये 1 यहाँ पे जो है राइट आंसर होगा। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन पूछा गया है। आपको याद होगा कि अगर कोई चीज़ गोल गोल घूम रही है तो उसका जो एंगुलर स्पीड हो गया या फिर एंगुलर एक्सेलरेशन जो हो गया उसको हम लोग एक्सेल वेक्टर भी कहते थे। क्यों, क्योंकि इसका जो डायरेक्शन है राइट हैंड थंब रूल से निकालते थे, मतलब उसका डायरेक्शन क्या होता था, अलोंग द एक्सिस। तो यहाँ पे भी एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चूंकि एक्सेल वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एक्सिस के अलोंग हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है थर्ड हो जाएगा। EMW से ये सवाल पूछा गया है और आपको याद होगा एक फॉर्मूला हमारे पास था C इज इक्वल टू E/B, जहाँ E इलेक्ट्रिक फील्ड था, B मैग्नेटिक फील्ड था। अच्छा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया गया है, मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया और स्पीड ऑफ लाइट तो हमें पता है क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे, आपको B की वैल्यू मिल जाएगा। तो यही था इस सवाल का जवाब। ये सवाल ग्रेविटेशन से आया है। इसमें 2 मास दिया गया है, एक m और एक दिया गया है 9m। दोनों के बीच सेपरेशन जो है r दिया गया है और कहा गया है कि जिस पॉइंट पे इंटेंसिटी है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0 हो, वहाँ पे इन दोनों की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा। तो एक तो है कि हम इंटेंसिटी दोनों का I1 I2 इक्वल करके R1 R2 निकाल लें, और एक सिंपल फॉर्मूला डायरेक्ट भी हम यूज़ कर सकते हैं, R1 इज इक्वल टू जैसा कि आप देख रहे होगा √m1 इंटू R अपॉन √m1 प्लस √m2। तो यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे तो आपको कितना आ जा रहा है, R/4। तो एक R/4 हो गया तो दूसरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो R - R/4 यानी कि 3R/4। तो यहाँ से आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाल लेंगे, एक का V1 मान लेते हैं, एक का V2 मान लेते हैं। तो V1 क्या हो जाएगा, तो -gm है ना, जिसका मास m है, अपॉन R1 क्या हो जाएगा, R/4। उस तरह से प्लस -gm2 क्या हो जाएगा, 9m अपॉन R2 कितना हो गया, 3R/4। तो यहाँ से सॉल्व कर ले, आपको राइट आंसर मिल जाएगा, सेकेंड यहाँ राइट आंसर। एक क्वेश्चन रे ऑप्टिक्स से लिया गया है और यहाँ जो कॉम्बिनेशन दिख रहा है इसका आपको इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालना है। तो ध्यान से देखिए तो यहाँ आपको 2 प्लेनो कॉन्केव लेंस दिख रहा होगा और एक बीच में कन्वेक्स लेंस है। तो यहाँ क्या करना है, जो नेट फोकल लेंथ, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ जो होगा वो किसके इक्वल होगा, तो 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। तो यहाँ f1 f2 मान लेते हैं, फोकल लेंथ किसका हो गया, दोनों प्लेनो कनकेव लेंस का। और चूंकि दोनों का एक ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और एक साइड प्लेन है, मतलब उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला लगा लेते हैं, 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इन ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। तो म्यू तो आपको प्लेनो कॉन्केव का यहाँ पे 1.6 दे दिया गया है और r1 जो होगा इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यहाँ से एक बार हम कनकेव के लिए निकाल लेते हैं और कन्वेक्स के लिए फिर से लेंस मेकर फॉर्मूले की मदद से हम जो कन्वेक्स लेंस है उसका फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। इस प्रकार से
हमारे पास F1 भी आ जाएगा, F2 भी आ जाएगा, F3 भी आ जाएगा। तो चूंकि इस क्वेश्चन में आपको इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालना है, कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ निकालना है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, यहाँ पर F1, F2, F3 की वैल्यूज रख देंगे और हमें इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। क्वेश्चन जो है फ्रिक्शन से आया है और यहाँ पे कहानी ये है कि कार है और पूछा गया कि उसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या हो जिससे कि उसके ऊपर कोई अगर एक बॉक्स या कुछ भी कोई ऑब्जेक्ट रखा हो तो वो स्लिप ना हो, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वहाँ पे म्यू की वैल्यू दे दिया गया है। अच्छा, मैक्सिमम जो फोर्स होता है वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा MA, और MA जब बॉडी पे फोर्स लगेगा है ना, स्यूडो फोर्स इनसाइड जो नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगता है, वो कौन बैलेंस करेगा? फ्रिक्शन। इसका मतलब हुआ कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है MA के इक्वल हो गया। तो फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया? तो म्यू एन क्या हो गया? mg। तो म्यू mg इज इक्वल टू MA, तो यहाँ से m से m कैंसिल हो गया, तो A इज इक्वल टू हम क्या कहेंगे? म्यू g। तो यही जो है इसका राइट आंसर। ये सवाल ग्रेविटेशन से लिया गया है और यहाँ पे आपको पूछा गया कि 3π/GD की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट होगी, जहाँ G आपको पता है ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, D यहाँ डेंसिटी दे दिया गया है। तो एक तरह से सैटेलाइट का आपको याद होगा टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला था, T इज इक्वल टू क्या था? 2π/√Gm इंटू r⁻³ ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम मास को वॉल्यूम इंटू डेंसिटी के फॉर्म में लिखें तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? m की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 4/3πr³ वॉल्यूम इंटू डेंसिटी d। तो यहाँ अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो आप देखेंगे कि क्लियरली जो है 3π/GD की वैल्यू जो है वो t² के इक्विवेलेंट आती है। तो यहाँ पे यही इसका राइट आंसर हो। ये सवाल SHM से आया है और यहाँ आपको पूछा गया एक्सेलरेशन एट 2 सेकेंड। तो क्लियरली यहाँ ग्राफ में आप देखें तो 2 सेकेंड पे ये कहाँ पे है? तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे है, यानी कि हमें पता है कि पिक पॉइंट पे इसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा और वो क्या फॉर्मूला था? तो -ω² इंटू a, जहाँ माइनस का मतलब हुआ कि डायरेक्शन टुवर्ड द मीन पोजीशन होगा। ओमेगा जो है आपको ओमेगा पता ही, ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है? 2π/T, जहाँ T टाइम पीरियड है। तो टाइम पीरियड भी ग्राफ से क्लियर हो गया कि T जो है एक कंप्लीट जो है वेव फॉर्म करने में जो टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड, जो कि 8 सेकेंड दिया गया है। तो 2π/T, T क्या हो जाएगा? 8। तो ओमेगा की वैल्यू मिल गई, तो ω² इंटू a, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जिसको एम्पलीट्यूड कहते हैं वो यहाँ 1 दिया गया। तो सब कुछ ग्राफ में यहाँ मेंशन है, आपको मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालना है तो यहाँ सारी वैल्यूज आप रख दें, आपको फाइनली इस सवाल का आंसर मिल। ये जो सवाल है ये लॉजिक गेट से लिया गया है और पूरा अगर ये कॉम्बिनेशन देखें तो आपको ये और गेट की तरह नज़र आएगा, यानी कि जो आउटपुट होगा y a + b के इक्वल हो जाएगा। तो इसका अगर ट्रुथ टेबल बनाए है ना तो 0 0 0 ही हो जाएगा, 1 0 भी 1 होगा चूँकि a + b है, और 0 1 भी 1 होगा है ना, और 1 1 भी 1 होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको हाइट ऑफ ब्रिज निकालनी है और बड़ा सिंपल सा ये क्वेश्चन है, बहुत बार हम लोगों ने किया है काइनेमेटिक्स में है ना। h हाइट की जो है वो ब्रिज है और ऊपर फेंका गया, तो सिर्फ यहाँ साइन का जो है ध्यान रखना है कि ऊपर है तो पॉजिटिव है, नीचे है तो नेगेटिव है। फॉर्मूला तो वही है S = ut + ½ मतलब यहाँ h = ut जो है + ½ लेंगे। अच्छा, g नीचे है तो डाउनवर्ड को हम माइनस ले लेते हैं, तो -½GT², और h डिस्प्लेसमेंट भी फाइनली जो है डाउनवर्ड हुआ है तो हम h को भी माइनस ले लेंगे। मतलब कहने का मतलब हुआ कि -h = u, u चूँकि अपवर्ड जो है कॉइन्स को फेंका गया है तो u क्या होगा? प्लस हो जाएगा। तो -h = +ut - ½ तो यहाँ पे आप जो भी वैल्यूज़ दिया गया है आप सब रखेंगे तो आपको h मिल जाएगा। कितना आ रहा है? 64 मीटर। इसका मतलब है कि सेकंड जो है यहाँ पे राइट आंसर। ये भी सवाल जो है रे ऑप्टिक्स से है और बिल्कुल मिलता जुलता है जो पिछले हमने किया था। यहाँ भी आपको कॉम्बिनेशंस का नेट इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालना है, बट है कि यहाँ पे एक कन्वेक्स लेंस है, एक कनकेव लेंस है और दोनों का फोकल लेंथ f इक्वल है। तो आपको याद होगा हमने बताया था कि कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है और कनकेव का हमेशा नेगेटिव होता है। यही बात हम मिरर में भी करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ चूंकि लेंस दिया गया है तो क्या हो जाएगा? तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला 1/f = 1/f1 + 1/f2। अब चूंकि दोनों का फोकल लेंथ f के इक्वल है तो f रखेंगे, और एक कन्वेक्स है तो कन्वेक्स का पॉजिटिव और कनकेव का क्या होगा? नेगेटिव। तो यहाँ पे 1/f -1/f क्या हो जाएगा? 1/0। 1/0 का मतलब वो इन्फिनिटी हो गया है ना। तो इसका मतलब है कि इक्विवेलेंट जो फोकल लेंथ आएगा वो क्या हो जाएगा?
इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यही था इसका राइट आंसर। क्वेश्चन में आपको एक वायर एल लेंथ का दिया गया है और आई करंट को पॉजिटिव एक्स एक्सिस में रन करवाया गया है और कहा गया है कि नेट मैग्नेटिक फोर्स आपको वायर के लिए निकालना है। तो फॉर्मूला तो हमें पता है, F इक्वल टू क्या होता है, तो I इंटू एल क्रॉस बी। तो यहाँ L जो है लेंथ जो है वो करंट एलिमेंट किधर है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस यानी L आई कैप हो जाएगा और B मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया गया है, केवल आपको वेक्टर फॉर्म में यहाँ पे वैल्यूज रखना है और क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आपको फाइनली जो है आंसर मिल जाएगा, कितना आ रहा है 5IL। तो यही था इस सवाल का जवाब। सवाल जो है काइनेमेटिक्स से आया है और कहा गया है कि बुलेट को जब फायर करते हैं तो वुडन ब्लॉक के अंदर जो है 24 सेंटीमीटर चलने पर उसकी स्पीड 1/3 हो जाती है। मतलब स्टार्टिंग वेलोसिटी अगर u है तो u/3 हो गया। तो सवाल ये है कि जब बुलेट फाइनली रुकेगा तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा। तो यहाँ दो पार्ट में इसको हम सॉल्व करते हैं। एक बार जब मान लेते हैं स्टार्टिंग वेलोसिटी u है और फाइनल u/3 हो गया, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो 24 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला क्या हो गया, तो v² - u² इक्वल टू 2as है ना। तो यहाँ s क्या हो गया 24। तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो यहाँ आप जब v की वैल्यू u/3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा u²/9 माइनस u² यानी कि 8/9 u² 2as इक्वल टू हो जाएगा। तो इसको इक्वेशन 1 मान लो। दूसरा जो है फिर से आप शुरू से यानी कि u से स्टार्ट हुआ, फाइनली वो रुक गया, तो टोटल डिस्टेंस हम मान लेते हैं s है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो v² - u² इक्वल 2as है, तो v 0 हो गया, तो u² इक्वल टू क्या होगा 2as। अब रिटार्डेशन हो रहा है तो माइनस ही होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2as इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका u²। तो इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ चूंकि आपको एक वैल्यू s का दिया हुआ है 24 और दूसरा s आपको निकालना है और वो किसके बराबर हो जाएगा 8/9, चूंकि u² कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से फाइनली आपको s कितना आ जाएगा 27 सेंटीमीटर। इट मीन्स फोर्स जो है यहाँ पे राइट। ये जो सवाल है रेजिस्टेंस के टेम्परेचर के साथ के रिलेशंस पे वेरिएशन पे दिया गया है। आपको याद होगा इसका एक फॉर्मूला था RT = R0 1 + अल्फा डेल्टा टी, जहाँ R0 क्या है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेजिस्टेंस और RT T डिग्री सेंटीग्रेड पे रेजिस्टेंस, अल्फा कॉफिशेंट हो गया और डेल्टा टी टेम्परेचर का डिफरेंस। तो यहाँ पे चूंकि आपको RT R0 दोनों वैल्यू 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेजिस्टेंस और T डिग्री यानी कि 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेजिस्टेंस दे दिया गया है। तो यहाँ पे डेल्टा टी भी एक तरह से पता चल गया, 80 - 0 हो गया। अल्फा यहाँ निकालना है तो ये सारी वैल्यूज आप रखेंगे, अल्फा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ राइट आंसर जो है क्या होगा, सेकंड इज हियर राइट ऑप्शन। इस क्वेश्चन में आपको नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है और आपको एक डाइपोल दे दिया गया है। तो एक काम करते हैं यहाँ पे दोनों का यानी कि पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज का अलग अलग पोटेंशियल निकाल लेते हैं। तो अगर हम पहले पॉजिटिव चार्ज का देखें तो P पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना हो गया 2 सेंटीमीटर, यानी कि KQ/R रख लेंगे। अच्छा R यहाँ 2 की जगह सेंटीमीटर को मीटर में बदल दो तो 2 × 10⁻²। तो ये हो गया V1 पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज के लिए देखें तो KQ तो वही रहेगा, R क्या हो जाएगा तो 5 + 3 8 सेंटीमीटर। तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो माइनस, चूंकि माइनस लेना होगा, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है ना, तो ध्यान रखना है माइनस लेना है, तो -KQ/R, R ही हो जाएगा 8 × 10⁻²। तो टोटल नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो V1 + V2। तो V1 आपका हो गया पॉजिटिव चार्ज के लिए KQ/R, R 2 × 10⁻², और जो नेगेटिव चार्ज है उसके लिए -KQ/R, R क्या हो जाएगा 8 × 10⁻²। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ फोर्थ जो है राइट आंसर है। सिंपल क्वेश्चन है ये भी, करंट से ये सवाल आया है और कहा गया है कि 10 रजिस्टर है जिसका हर एक का रेजिस्टेंस जो है इक्वल है R के, और अगर मान लो इसको एक बैटरी जिसका EMF E है दिया गया है और एक बार इसको सीरीज वे में कनेक्ट किया गया है सारे रजिस्टर्स को, एक बार पैरेलल में, तो हमें बताना है कि करंट जो है कब ज़्यादा मिलेगा और कितना ज़्यादा मिलेगा। तो ये तो पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन जब हम करेंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, मतलब करंट पैरेलल कॉम्बिनेशन में ज़्यादा होगा, लेकिन कितना ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले हम सीरीज के लिए IS = क्या हो जाएगा E/R। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज में कितना हो जाएगा 10R है ना, तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। उसी तरह से IP निकालते हैं, IP = यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट जो होगा EMF अपॉन रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा पैरेलल में, तो पैरेलल में R/10 हो जाएगा है ना। तो इस तरह से ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं और 1 और 2 को डिवाइड कर देंगे तो IP अपॉन IS जो हो जाएगा वो कितना होगा 10/1/10 यानी कि 10 × 10 100 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट होगा सीरीज के तुलना में कंपेयर में 100 टाइम्स ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट जो होगा वो राइट ऑप्शन होगा।
इस क्वेश्चन में हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। जैसा कि कॉम्बिनेशन दिख रहा है, इसमें आपको अगर अलग अलग कर दें तो एक सेमी सर्कल है और दो जो है सेमी इन्फिनाइट वायर है। तो सबसे पहले सर्कल के लिए बात करते हैं। तो सर्कल के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो किधर हो जाएगा, आउटवर्ड हो जाएगा। और फॉर्मूला कितना होता है, तो फॉर्मूला होता है μ0I/2r, पूरे सर्कल के लिए होता है। तो चूंकि सेमी है तो उसका हाफ कर देंगे, तो यानी कि μ0I/4r जो हो जाएगा वो किसके लिए हो जाएगा, सेमी सर्कल के लिए हो जाएगा और डायरेक्शन आउटवर्ड हो जाएगा। जहाँ तक सेमी इन्फिनाइट वायर की बात है, तो सेमी इन्फिनाइट वायर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो μ0I/4πr, एक के लिए हो जाएगा μ0I/4πr, तो दूसरे के लिए कितना हो जाएगा, तो μ0I/4πr, तो कितना हो जाएगा टोटल, μ0I/2πr हो गया। किसके लिए, और डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन जो है इसका अगर हम देखें तो इनवर्ड होगा, है ना। तो अगर हम टोटल देखें तो नेट जो है, चूंकि सबसे ज़्यादा मैग्नीट्यूड किसका है, सेमी सर्कल का, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड होगा, है ना। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर ले तो यहाँ पे आपको राइट आंसर में आपको थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम निकालना है। और फॉर्मूला तो हमें पता ही है, क्या होता है, Rn = 0.53 × n²/z, ये एंगस्ट्रॉम में आता है। और z यहाँ क्या हो गया, एटॉमिक नंबर, तो z की जगह यहाँ 1 रख देंगे और n की जगह 3, तो 1 तो 1 ही हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 0.53 से, तो आपको कितना आ जाएगा, 4.77 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब है कि थर्ड जो है यहाँ पे राइट। ये क्वेश्चन LCR सर्किट पे बेस्ड है और हमें निकालना क्या है, इंपीडेंस। आपको याद होगा इंपीडेंस Z का फॉर्मूला होता है √R² + XL - XC का होल स्क्वायर। यहाँ R रेजिस्टेंस है, XL सेल्फ इंडक्टेंस है और XC क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। तो यहाँ पे चूंकि L भी दे दिया गया है, C भी दे दिया गया है, न्यू फ्रीक्वेंसी भी दे दिया गया है। आपको क्या करना है कि आपको XL निकालना है। तो XL का फॉर्मूला क्या हो गया, ω/L, और ω = क्या होगा, तो 2πf, है ना, जहाँ f फ्रीक्वेंसी आपको दे ही दिया गया है। तो आप पहले क्या कर लें, XL निकाल लें, उसके बाद क्या करना है, XC का क्या फॉर्मूला होता है, यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस का 1/ωc, ओमेगा हो गया 2πf, यहाँ f फ्रीक्वेंसी है ना, और C कैपेसिटेंस दे दिया गया है। तो आप XC निकाल लें। जब XL XC की दोनों वैल्यू आ जाएगा तो इंपीडेंस के फॉर्मूले में आप वैल्यूज रख दें, तो यहाँ पे फाइनली आपको आंसर आ जाएगा, कितना आ रहा है, 5√5 ओम। इसका मतलब है कि टोटल जो इंपीडेंस आएगा, जिसको हम नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस कह सकते हैं या सिंपली इंपीडेंस ही कह लें, तो 5√5 आ जाएगा। इसका मतलब है कि सेकंड जो है यहाँ राइट आंसर होगा। तो यही था। इस तरह से हमने देखा कि नीट के सारे सवाल जो 7 मई को यानी कि कल ही आया है, आज मैं इसको शूट कर रहा हूँ, तो ये सब सवाल जो है आपको पूछा गया था। बहुत ही सिंपल था और थोड़ी बहुत अगर मेहनत कर ली जाए तो नीट के ये सारे सवाल जो है हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, पढ़ते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।